राष्ट्रवाद के अगले सत्र में मैं राष्ट्रीय जो कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके प्रथम अधिवेशन की हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र तक, और हमने देखा था कि यह एक अमेरिकी शब्द है कांग्रेस, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। और कांग्रेस के संस्थापक भी एक विदेशी थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो जो मैंने कहा था कि प्रथम अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1885 को इसका आयोजित हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, उसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। इनमें प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन से थे, जरा वहां से अपन अपनी शुरुआत को इस सेशन में आरंभ कर रहे हैं। सो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, और आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को आयोजित हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर। इस प्रथम अधिवेशन में कुल भारत भर से आए हुए 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए, स्पेशली जो बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता जो प्रेसिडेंसी थी वहां से। इन 72 प्रतिनिधियों में प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन से हैं, जरा उन्हें सबसे पहले आप इस सत्र की शुरुआत में देखिएगा। पहले प्रतिनिधि है हमारे सामने फिरोज शाह मेहता। हम लोग देख चुके हैं कि फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा गया है। याद रखना, बॉम्बे का बेताज बादशाह। बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं इस सत्र में। ऐसा भारत का बेताज बादशाह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। दिनेश वाचा इसमें उपस्थित थे, दादा भाई नौरोजी इसमें उपस्थित थे, और वी राघवाचारी इसमें उपस्थित थे, एस सुब्रमण्यम इसमें उपस्थित थे। यद्यपि इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, मूल नाम कांग्रेस का। दूसरे जो थे वो थे दिनेश वाचा। तीसरा नाम है प्रमुख तौर पर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिनके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ, याद रखिएगा, के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये सुझाव प्रथम अधिवेशन में दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसका पहला अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां प्लेग होने की वजह से वो वहां पर संपन्न नहीं किया जा सका। राघवाचारी, वी राघवाचारी, एस सुब्रमण्यम अन्य उपस्थित सदस्य थे। प्रमुख सदस्यों में सुब्रमण्यम एस। और इस प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्षीय भाषण दिया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, उसका महत्व, उसका सार क्या है? आपने कहा कि देश के विभिन्न लोगों, प्रजाति, धर्म, प्रांतों के मध्य लोगों के समूह में, लोगों में हमें मेल मिलाप को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में हमें कार्य करना है, जनहित में जो भी सरकार जो भी कदम उठा रही है उनकी हमें सराहना करना है, उनका प्रचार प्रसार करना है। तो ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को जो पहला, असल में कुल मिलाकर ब्रिटिश नीति को इस प्रकार से प्रचार प्रसारित करना है कि ब्रिटिश राज भारत में एक बहुत बड़ी कृपा है।
दूसरी बात यह भी सिद्ध करना है कि भारत का जो शिक्षित मध्यम बौद्धिक वर्ग है वो EIC का, वो ब्रिटिश हुकूमत का शुभ चिंतक है। तो जो प्रमुख मांगे रखी गई प्रथम अधिवेशन में, उनमें केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, सैनिक व्यय में कटौती की जाए, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए, उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो। क्लियर है? यहां तक आप लोगों ने देख लिया, आगे देखिएगा। प्रथम अधिवेशन में सरकार से जो प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी गई, क्या है वो? भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए। भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक, याद रखना, रॉयल कमीशन का गठन किया जाए। दूसरा, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, सैनिक व्यय में कटौती की जाए, उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए। ये प्रमुख मांगे थी प्रथम अधिवेशन के दौरान। और इस अधिवेशन में कुल, प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कुल 9 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ये 9 प्रस्ताव किस किसने दिए, जरा ये भी देखिएगा। तो इस प्रथम अधिवेशन में कुल स्वीकृत प्रस्ताव 9 हैं। इनमें जो पहला प्रस्ताव है ये एस सुब्रमण्यम अय्यर, प्रथम जो रेजोल्यूशन था ये एस सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये इन्होंने कहा था कि भारतीय शासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए। इस अय्यर साहब का, एस सुब्रमण्यम अय्यर का जो प्रस्ताव था वो क्या था कि भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन गठित किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था एस सुब्रमण्यम अय्यर का। दूसरा प्रस्ताव यह था कि इंडियन काउंसिल, जो भारतीय परिषद है, उसको समाप्त कर दिया जाए। और ये जो सेकंड रेजोल्यूशन जो बड़ा महत्वपूर्ण था इंडियन काउंसिल को समाप्त करने वाला, ये रखा गया आर चिपलुनकर के द्वारा। सेकंड प्रस्ताव रखा गया आर चिपलुनकर के द्वारा। क्या था ये प्रस्ताव था कि जी इंडियन काउंसिल, यानी कि भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय परिषद को समाप्त कर दीजिए। जो तीसरा प्रस्ताव है कैटी तेलंग द्वारा वो रखा गया, वो भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। थर्ड रेजोल्यूशन, इसमें कहा गया कि जो केंद्रीय सभा में जितने भी अभी तक नामजद सदस्य थे उनकी त्रुटियां बताई गई और ये कहा गया कि उन सदस्यों को प्रश्न
पूछने का अधिकार संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम यूपी कहते हैं, यूनियन प्रोविंस, और पंजाब में काउंसिल कायम की जाए। तो केंद्रीय सभा की त्रुटियां बतलाने संबंधी जो थर्ड रेजोल्यूशन था, ये रखा गया था केटी तेलंग के द्वारा। कुल 9 प्रस्ताव हैं। तीसरा प्रस्ताव रखा गया केटी तेलंग के द्वारा। क्या था ये? जो केंद्रीय सभा है में त्रुटि संशोधन किया जाए। तो पहली बात तो केंद्रीय सभा में जो त्रुटियां थी उसकी तो ध्यान इंगित किया केटी तेलंग के द्वारा, और फिर कहा गया कि उनमें हमें मॉडिफिकेशन, रिफॉर्म्स भी करने चाहिए। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा यूपी का मतलब यहां पर याद रखना यूनियन प्रोविंस है, अर्थात संयुक्त प्रांत, जिसको कि आज हम उत्तर प्रदेश की कहते हैं। यूपी एंड पंजाब में काउंसिल स्थापित की जाए। ये प्रस्ताव रखा गया केटी तेलंग के द्वारा। जो फोर्थ रेजोल्यूशन है, ये रखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनके सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। याद रखना, दादा भाई नौरोजी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने जिस बात को लेकर, याद करिए, इंडियन एसोसिएशन की तरफ से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय जानपद सेवा आंदोलन, सिविल सेवा या भारतीय जनपद सेवा में सुधार की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाया था, और फिर उसको लेकर एक ज्ञापन पत्र तैयार किया गया, बंगाल के बैरिस्टर लाल मोहन घोष को लंदन भेजा गया था। उसकी काट के लिए दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर चतुर्थ प्रस्ताव रखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी क्या बोल रहे हैं, देखो इनकी मांग आईसीएस परीक्षा। इससे पहले वजन नहीं था, इससे पहले इनको ये बात समझ में नहीं आई। आईसीएस की परीक्षा एक तो कहां आयोजित हो, भारत में आयोजित हो, और जो एप्लीकेंट्स हैं आईसीएस में भर्ती वाले, उनकी उम्र बढ़ाई जाए। इस बात को लेकर दादा भाई नौरोजी ने चतुर्थ प्रस्ताव रखा। पांचवा जो प्रस्ताव है, कुल 9 प्रस्ताव हैं, पांचवा प्रस्ताव पी रंगैया नायडू के द्वारा रखा गया, जिसमें ये कहा गया कि सैन्य खर्च में कमी की जाए। पी रंगैया नायडू के द्वारा। ये प्रस्ताव, पांचवा प्रस्ताव, सैन्य व्यय में कटौती को लेकर था। पी रंगैया नायडू के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। छठा प्रस्ताव जेयू याज्ञनिक के द्वारा रखा गया। अच्छा, ये भी सैन्य खर्च में कमी से संबंधित था। जेडयू याज्ञनिक के द्वारा सेम, इसका भी जो उद्देश्य था वो सिंपल ये था कि सैन्य व्यय में कटौती की जा सके। सैन्य मतलब छठा और सातवां, पांचवा और छठा, सैन्य व्यय में कटौती को लेकर ये प्रस्ताव रखे गए थे।
जो 7वां रेजोल्यूशन है, जो 7वां प्रस्ताव मेहता के द्वारा रखा गया, पीएम मेहता के द्वारा, और इस प्रस्ताव में ये बात रखी गई कि अपर बर्मा का भारत में विलय नहीं किया जाना चाहिए। उसका विरोध किया गया था 7th रेजोल्यूशन के द्वारा, पीएम मेहता। पीएम मेहता ने रखा कि अपर बर्मा का भारत में विलय का विरोध किया गया। इस 7वें प्रस्ताव के द्वारा जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में रखा गया। बाबू मुरलीधर ने 8वां प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव में यह था कि जो 7 प्रस्ताव हैं इनको राजनीतिक सभाओं में भेजा जाए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आपको? 8वां प्रस्ताव, ये रखा गया बाबू मुरलीधर के द्वारा। क्या कहा गया कि उपरोक्त 7वां प्रस्ताव राजनीतिक सभाओं में भेजे जाने चाहिए। 9वां और अंतिम प्रस्ताव ये रखा गया था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बुक थी, मेरे दिमाग से निकल रही है, अनिल सील की पुस्तक थी, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और यार ये बुक रखी गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1913 में वेडरबर्न के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। हाँ, तो ये एओ ह्यूम ने 9वां और अंतिम प्रस्ताव रखा है। क्या प्रस्ताव रखा है कि साहब 1 साल बाद द्वितीय अधिवेशन संपन्न करवाया जाएगा 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में। ये प्रस्ताव था। तो 9वां जो प्रस्ताव है ये रखा गया है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। और इस प्रस्ताव में क्या रखा गया कि साहब कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 28 दिसंबर 1886 को 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में आयोजित किया जाएगा। अब याद रखना, एलन ऑक्टेन ह्यूम की जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो लिखी गई है वेडरबर्न के द्वारा। और ये पुस्तक कौन सी है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बुक आई है कब? in 1913। तो ये कुल 9 रेजोल्यूशन प्रथम अधिवेशन में पारित किए गए। हमने देखा था कि जो इंडियन एसोसिएशन का जो सम्मेलन था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय सम्मेलन कहलाया करता था। इसका कांग्रेस में विलय द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 of July 1876 by सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कृष्ण शिवनाथ शास्त्री
कृष्ण मोहन बनर्जी। क्लियर? आगे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं। इंडियन एसोसिएशन कब अस्तित्व में आई? 26 जुलाई 1876। किस किस के द्वारा स्थापना हुई थी कलकत्ता में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री। याद करिए, इन्होंने भारतीय पढ़े लिखे लोगों को, नवयुवकों को यह शपथ औथ दिलाई थी कि जो सरकारी सेवा में है वो त्याग करेंगे, भविष्य में सरकारी सेवा का बहिष्कार करेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय क्योंकि इंडियन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, का विलय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन, जिसकी अनुशंसा एलन ऑक्टेन ह्यूम ने प्रथम अधिवेशन के 9वें प्रस्ताव में, लास्ट डे मतलब 9वें अधिवेशन में की थी, कि द्वितीय अधिवेशन यानी कि 1886 कलकत्ता में हो गया था। जब कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ, कांग्रेस का सेकेंड कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में, तो उस मौके पर कलकत्ता की जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उसने अपना पूरा मर्ज कर लिया, याद रखिएगा, कांग्रेस के अंदर। नेक्स्ट हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आनंद मोहन बोस जो कि फाउंडर है इंडियन एसोसिएशन को, इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय रैंगलर भी पुकारा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो स्थापना की गई कांग्रेस की, इसकी स्थापना के उद्देश्य असल में क्या उद्देश्य थे इनके? तो इसकी स्थापना के 4 उद्देश्य बताए गए थे, कुल 4 गोल्स। जो भी ब्रिटिश सपोर्टर्स यहाँ पर आए हुए थे, कि साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो राष्ट्रवादी हैं, जो देशभक्त हैं, उनके मध्य में मित्रता और परिचय स्थापित करना। आगे देख लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य कुल 4 बतलाए गए हैं। अब यही प्रश्न आ सकता है कि प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना के कुल उद्देश्य कितने बतलाए गए हैं? देखो, यही तो इंपॉर्टेंट बात है, कुल 4 बताए गए। क्या? पहला ये बताया गया कि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के, विभिन्न भागों के राष्ट्रवादियों के मध्य परिचय एवं मित्रता स्थापित करना। परिचय एवं मित्रता स्थापित करना, ये पहला गोल बताया गया। दूसरा जो उद्देश्य स्थापित जो बताया गया वो ये था कि जाति, संप्रदाय और प्रांत, यानी कि भाषा के आधार पर, संप्रदाय आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर जो भेदभाव हैं और जो अलगाववादी जो विचार है, इससे दरकिनार करके एक राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ करना। धर्म, भाषा, क्षेत्रता से परे एकीकृत राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ करना। एकीकृत राष्ट्रीयता की भावना को
की भावना को दृढ़ करना, ये दूसरा प्रमुख उद्देश्य बताया गया। तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है कि जितना अधिक हो सके आप परामर्श करिए ताकि जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर सहमति बन सके। परस्पर विमर्श द्वारा सामाजिक समस्याओं पर सहमति बनाना ताकि उससे कांग्रेस के मंच पर लाया जा सके और फिर उसके उन्मूलन की दिशा में, सामाजिक सुधार की दिशा में कुछ प्रयास किया जा सके। चौथा उद्देश्य क्या था कि अगले 12 महीनों में हमें जो अपने उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या नीति बनानी पड़ेगी। अगले 12 वर्षों में याद रखना, उद्देश्य की पूर्ति हेतु, उद्देश्यों की पूर्ति के क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारित करना, नीति को निश्चित करना, यह चौथा उद्देश्य बताया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे जिन्हें बहादुर 72 कहा गया है। द्वितीय अधिवेशन जो 1886 को दिसंबर में कलकत्ता में स्थापित हुआ, उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और उस अधिवेशन में 436 कुल प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। 1885 से लेकर 1929 तक जितने भी वार्षिक अधिवेशन हुए कांग्रेस के, वो तमाम दिसंबर माह में हुए। लेकिन चूंकि 1930 में दांडी यात्रा प्रस्तावित थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तावित था। फिलहाल कुल सदस्यों की संख्या देख लीजिए। प्रथम अधिवेशन में कुल उपस्थित प्रतिनिधि महत्वपूर्ण है, कुल कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे। और जो द्वितीय अधिवेशन था, द्वितीय अधिवेशन में जो कुल उपस्थित प्रतिनिधि थे वो थे हमारे सामने 436 प्रतिनिधि। तो 1929 तक तो प्रत्येक अधिवेशन दिसंबर में होते रहे, लेकिन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कोई अधिवेशन संपन्न नहीं हुआ था। 1930 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ, क्योंकि लखनऊ में जो प्रस्तावित जो अधिवेशन था वहां अत्यधिक ठंड के कारण नहीं हो पाया। 1937 में प्रांतीय चुनाव के कारण नहीं हो पाया। 1941 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। क्लियर? बातें समझ में आ चुकी है। आगे देखो, बड़े विशिष्ट तथ्य हैं जो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वार्षिक अधिवेशन वैसे तो दिसंबर माह में आयोजित है। वार्षिक अधिवेशन जब वे स्थगित हुए, जब वे संपन्न नहीं हुए, पहली बार 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण आयोजन नहीं हुआ। दूसरा 1935 अत्यधिक ठंड के कारण, काफी पीक जो विंटर्स थे, लखनऊ अधिवेशन स्थगित। उन्नीस सौ 1937 याद रखना, प्रांतीय चुनावों के कारण स्थगित हुए। 1937 के 1941 से 45 तक
1941 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हुए। वर्ष जिसमें 2 बार वार्षिक अधिवेशन हुए, अप्रैल और दिसंबर 1936, और दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष जिसमें दो बार कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए। 2 बार कांग्रेस अधिवेशन 1936 किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। और ये 1936 में कौन कौन से माह में आयोजित हुआ? 2 बार, अप्रैल एवं एंड दिसंबर मंथ के अंदर, दिसंबर माह के अंदर। 1936 में वर्ष में 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1920 में कांग्रेस की वर्तमान नीतियों से क्षुब्ध होकर एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, नारायण गणेश चंद्रावरकर, ये तमाम सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था 1920 में। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। 1920 में कांग्रेस नीतियों से असंतुष्ट त्यागपत्र देने वाले नेता एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इंपॉर्टेंट है, विपिन चंद्र पाल, शंकरन नायर, ये क्योंकि ये वो सदस्य हैं जो 1920 में जिस ढंग से गांधी का पदार्पण हुआ उससे खुश नहीं थे। जो उन्होंने कहा कि चवन्नी देकर आप 25 पैसा देकर आप सदस्यता ले सकते हो, हिंदी भाषा कार्यवाही की भाषा की, उससे ये एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, शंकर नायर जैसे सदस्य, मोहम्मद अली जिन्ना, नारायण गणेश चंद्रावरकर, नारायण गणेश चंद्रावरकर, इन सदस्यों ने त्यागपत्र, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। ये बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि साहब जो भी गांधी के निर्देशन में आमूलचूल परिवर्तन हुए, इनको लगा कि जो डीएनए है कांग्रेस का, जो फैब्रिक है, वो बिगड़ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देने जा रहा हूं कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार क्या क्या हुआ। ये और भी महत्वपूर्ण आपके सामने तथ्य आ रहा है, आगे देखिए। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार, याद रखना, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को पहली बार गार्डन टी पार्टी, चाय पार्टी दी गई समकालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के द्वारा। द्वितीय अधिवेशन जब कलकत्ता में, जहां पर रेजिडेंस था किसका? गवर्नर जनरल का, तो पहली बार कांग्रेस को गार्डन टी पार्टी, याद रखना, वो भी गवर्नर जनरल द्वारा 1886, याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन के सदस्यों को
कलकत्ता अधिवेशन के सदस्य को गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के द्वारा गार्डन टी पार्टी दी गई थी। अब सोचो कितना महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है। कांग्रेस को एड्रेस करने वाली प्रथम महिला स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय से थी कादम्बिनी गांगुली, जिसने 1889 के 86 चौथे मद्रास अधिवेशन को संबोधित किया था। दूसरा है कांग्रेस को, या कांग्रेस अधिवेशन कह लीजिए आप, एक ही बात है, को संबोधित करने वाली प्रथम महिला, इनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। 1889 नहीं यार, 85, 86, 87, 88, ये 5वां अधिवेशन है। अध्यक्षता जॉर्ज व्हील, राइट। कादम्बिनी गांगुली 1889 के मद्रास अधिवेशन, के मद्रास अधिवेशन को आपने एड्रेस किया। कादम्बिनी गांगुली की पहचान क्या है, याद रखना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला, फर्स्ट फीमेल बैचलर, कादम्बिनी गांगुली। तीसरा, ये कांग्रेस के इतिहास में पहली बार क्या हुआ, मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो 1889 का मद्रास अधिवेशन, जो तृतीय अधिवेशन था 1887 वाला, वो भी मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष द्वारा की गई थी। उसमें यह फिक्स हुआ कि हम देशी भाषाओं का प्रयोग करेंगे। याद रखना, देशी भाषाओं का प्रयोग पहली बार करने का निर्णय कांग्रेस के थर्ड कॉन्फ्रेंस, तृतीय अधिवेशन में लिया गया। तृतीय अधिवेशन 1887 को मद्रास में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता की गई, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। अब फिर प्रश्न उठता है कि साहब ये बदरुद्दीन तैयब जी असल में हैं कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज बदरुद्दीन तैयब जी। तो जो कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि हमें देशी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, इसी प्रकार से कुछ प्रमुख निर्णय और लिए गए, जैसे कांग्रेस का संविधान कहां पर निर्मित हुआ। कांग्रेस का जो चतुर्थ अधिवेशन है इलाहाबाद वाला 1888 का, वहां पर निर्णय लिया गया, इलाहाबाद, हाँ, जॉर्ज व्हील, पहले कांग्रेस जो अध्यक्ष, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज व्हील, इलाहाबाद। चतुर्थ अधिवेशन, फर्स्ट में विमल चंद्र बनर्जी, सेकंड में दादाभाई नौरोजी, थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी, एंड फोर्थ में जॉर्ज व्हील। फाइन। सो नेक्स्ट आइएगा, देखते हैं अब है कि कांग्रेस संविधान कब निर्मित हुआ। अगला देखिएगा, पहली बार कांग्रेस संविधान कब बना है,
सो 1888 जो कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन है, फोर्थ अधिवेशन, कहां पर? वर्तमान प्रयागराज, उस जमाने का इलाहाबाद। और अध्यक्षता किसने करी? जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल कौन है? कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज ब्रिटिश अध्यक्ष। और आप जानते हैं कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी एक ब्रिटिश थी, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस संविधान निर्मित हुआ कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ चतुर्थ अधिवेशन में 1888 में, इलाहाबाद अधिवेशन में। और कांग्रेस के नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द, राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में 1891 में नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। अगला देखिएगा, कांग्रेस के 7 राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। 7वां अधिवेशन, सातवां अधिवेशन 1891, कहां पर? नागपुर में। किसके द्वारा? पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में। अब आप देखिएगा कांग्रेस का मूल नाम आपके सामने क्या आया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम बदलकर कांग्रेस पहली बार प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर किया गया। अब कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द 7वें अधिवेशन 1891 में नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में किया गया। और इसी पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता वाले कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस का संविधान, जो चतुर्थ अधिवेशन में 1888 इलाहाबाद अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता वाला में जो निर्मित किया गया था, उसे 7वें अधिवेशन में पारित कर दिया गया। इसी अधिवेशन में तो कांग्रेस संविधान, याद रखना, कांग्रेस संविधान पारित हुआ, यही 7वां अधिवेशन 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू के द्वारा। तो यदि एक छोटा सा मैं आपके सामने तथ्य रखूं कि मूल नाम तो था जी भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन, इसका नाम बदलकर किया गया कांग्रेस। कब? 28 दिसंबर 1885। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और इस कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, यानी कि इसे बोला गया राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 91 नागपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस का कुल 7वां अधिवेशन है, किसकी अध्यक्षता में?
पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। आई थिंक बहुत अच्छे से आपके पास समझ में आ रही है। पहली बार वंदे मातरम का गायन। वंदे मातरम आप जानते हो सन्यासी विद्रोह के लिए जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ जो लिखा गया था उसमें वंदे मातरम गीत की रचना हुई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था, वंदे मातरम का वहां पर गायन हुआ था। नेक्स्ट आइएगा। वंदे मातरम का पहली बार गायन 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सायानी। लेकिन मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया, जब मैं आज के दौर को देखता हूं तो ये वंदे मातरम बड़ा सांप्रदायिक बना दिया गया है कि सब इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती है। तो रहीमतुल्लाह सायानी जो खुद एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनकी भावना आहत क्यों नहीं हुई? तो या तो मुस्लिम नहीं थे, या वंदे मातरम से आहत नहीं होता, या बाद में जानबूझकर इस सब चीज को इतना विवादित करके मुस्लिम्स को बरगला दिया गया। बाकी आप समझदार हैं। इसी कांग्रेस अधिवेशन में 1896 कलकत्ता अधिवेशन वाले में, इसी कांग्रेस अधिवेशन में याद रखना दादा भाई नौरोजी का धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी का धन का निष्कासन सिद्धांत स्वीकार किया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, जिसको दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल्स बोला। इसी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सायानी ने किया, वहां पर धन के निष्कासन के सिद्धांत को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार करते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों को भारत की दरिद्रता और गरीबी के का मूल वजह माना गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता वाले 1905 के बनारस अधिवेशन में। याद रखना। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता कांग्रेस ने कब दी? 1905 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो आयोजित हुआ बनारस में, बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और कांग्रेस में पहली बार नीतियों को लेकर नरम दल गरम दल के रूप में वैचारिक विभाजन जो हुआ वो 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो अध्यक्ष पद से स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख अध्यक्ष पद से 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष
दादा भाई नौरोजी, राइट। नेक्स्ट, स्वदेशी और स्वदेशी और स्वशासन, स्वराज, हाँ, स्वशासन, स्वराज अलग चीज। स्वदेशी और स्वशासन का प्रस्ताव भी 1905 के कलकत्ता बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता वाले में स्वीकार किया गया था। स्वदेशी एवं स्वशासन प्रस्ताव, स्वदेशी एवं स्वशासन प्रस्ताव स्वीकार किए गए। कहां पर, याद रखिएगा, 1905 कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। एवं पहली बार कांग्रेस में वैचारिक विभाजन जब हुआ 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई रास बिहारी बोस के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में आपको दी गई जानकारी काफी फ्रूटफुल लगी होगी और उपयोगी भी होगी। अगले सत्र के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।